हेलो गाइस, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि नई शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें आज हम 11th ऑफ नवंबर 2019 शिफ्ट 3 के अगले 20 क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2 और डिसिप्लिन 3 दो क्लासेस में 30-30 क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया। मतलब अभी तक टोटल हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम ट्राई करेंगे 20 क्वेश्चंस डिसिप्लिन 4 के करने का, और कल की क्लास में डिसिप्लिन 5 के 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम डिसिप्लिन 4 से। लो जी, पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आई सपोर्टिव। थोड़ा सा ना यहाँ पे गलत है। विच निम्नलिखित में से कौन सा एक चक्षु समर्थक है। बेसिकली विजुअल सपोर्ट, विजुअल सपोर्ट की बात में करी गई है, मतलब कि जिसको आप देख सकते हो और उसके थ्रू एक्टिविटीज वगैरह जो भी है कर सकते हो। तो मास्क विजुअल सपोर्ट है। मैग्नेटिक बोर्ड क्या होते हैं? चुंबक वाले बोर्ड, जिन पे हम डिफरेंट डिफरेंट लाइक एनिमल्स की फोटो चिपका सकते हैं, जिसके पीछे मैग्नेट होता है। जैसे आजकल निपुण बोर्ड चलते हैं, तो निपुण बोर्ड में क्या होता है, जैसे शेर है, शेर के भी चुंबक लगी हुई है और उसको चिपका दो ताकि बच्चा मैचिंग कर पाए अपने हिसाब से जो भी है। तो ये है बोथ 1 एंड 2, इसका उत्तर आप सभी ने कर दिया होगा। अच्छा, बाकी ये रेफरेंस कहाँ से उठाया गया है? ये है आपकी क्या नाम है, ब्रिटिश काउंसिल किताब, जिसमें हमने बेसिकली इसमें हम बात कर रहे हैं यूजिंग ऑडियो विजुअल एड। विजुअल एड के अंदर हमने बात करी है किन किन के बारे में। रियल ऑब्जेक्ट्स तो विजुअल एड होंगी, विजुअल सपोर्ट होंगी, उसके बाद पपेट होंगे, फ्लैश कार्ड एंड गेम्स। ठीक है, बहुत बेसिक, इसमें मैं बस दिखा रहा आपको, ऐसा कुछ है नहीं। मूवेबल पिक्चर्स या फिर मैग्नेट बोर्ड्स, मैग्नेट बोर्ड में आपको बता दिया, मूवेबल पिक्चर्स हो सकती हैं। मास्क बताइए। रिटर्न कैप्शन या फिर स्पीच बबल्स, कोई भी स्टोरी के ऊपर या फिर किसी भी एक फोटो या फिर मैगजीन या फिर आपने कॉमिक्स देखी होंगी, तो उसके ऊपर क्या होता है, स्पीच बबल होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसे बोल रहा होता है और ऊपर एक गोला सा या फिर बादल बनाए थे, दैट इज कॉल्ड स्पीच बबल्स। तो ये सारे के सारे क्या है, विजुअल सपोर्ट। आप सारे के सारे विजुअल सपोर्ट में मार्क कर दोगे, बस आप एक याद रख लेना, जो कि रिटर्न कैप्शन या फिर स्पीच बबल्स है, बस इसका ध्यान रख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडियो सपोर्ट की। ऑडियो सपोर्ट में यूजिंग लर्निंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। ये भी तो हमारा काम करनी, जब आगे पी बैक आएगा तभी करेंगे उसको, समझ गए। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद टू विच पार्ट ऑफ रोल इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू डाइवर्सिटी रिलेटेड। विविधता को महत्व देना किस भूमिका का हिस्सा, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली शिफ्ट में। तो बेसिकली टीचर के हमने 4 रोल पढ़े हैं, बिप्पा, बिहेवियर, बिहेवियरल, इंटरेक्टिव, प्रोसीजरल और इफेक्टिव। तो इफेक्टिव में ही टीचर क्या करता है, डाइवर्स बच्चों को या फिर विविधता को इंपॉर्टेंस देता है ना। कौन सा रोल है? इफेक्टिव। तो यहाँ पे इंप्रेसिव गलत दिया हुआ है, ये असल में इफेक्टिव है, और ये इंटरप्ले नहीं है, ये इंटरेक्टिव है, जो कि ये टेक्स्ट बुक पर भी, एक बार आपको दिखा देता हूँ, रुको कहाँ चला गया टेक्स्ट बुक का, ये डिसिप्लिन 4 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी वो गलत दिया हुआ है, इन्फ्लुएंशियल प्रैक्टिकल, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में ये क्या हिंदी में ऐसा कन्वर्ट हुआ तो गलत हो गया। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल नहीं है, असली ऑप्शन इज अफेक्टिव, जो आपको असली पेपर में देखने को मिला, इफेक्टिव रूल। पॉइंट इज क्लियर। अगर आपको दिखाना हो तो कहाँ से लिया गया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 38, नहीं पेज नंबर 46, ब्रिटिश काउंसिल किताब से। इसमें से जो डिसिप्लिन 4 के क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से उठाए गए हैं ब्रिटिश काउंसिल किताब से। तो टीचर रोल, इफेक्टिव रोल उसने याद करवा दिए थे सारे भाई। बच्चों की वैल्यू करना, उनकी यूनिकनेस को समझना, एक अच्छा म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करना, और टू वैल्यू डाइवर्सिटी। यही तो ऑप्शन क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें जो टीचर है वो विविधता को वैल्यू देती है, उसको भाव देती है। तो इफेक्टिव रोल ही है। ठीक है, जिसको सारे नहीं समझ आए, एक बार वो क्लास देख लेना जाके, शिफ्ट 1 में मैंने करवा दिए थे सारे। ठीक है, तो इफेक्टिव रोल कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स विल पेयर विद ग्रुप इंटरेक्शन। निम्नलिखित में से, इंग्लिश गलत है भाई, निम्नलिखित में से किस कार्य में युगम या समूहों में अनोन्य क्रिया होती है। बेसिकली इनमें से किस में ग्रुप इंटरेक्शन होती है? तो लिसन एंड मैच में होगी, बस उनमें सुनना है और मैच करना है। लिसन एंड क्लासीफाई में मैच कर, सॉरी लिसन करना है और क्लासीफाई करना है, बेसिकली वर्गीकरण करना है। लिसन एंड लेबल में नहीं, लेबल में तो हमने अभी पढ़ा, ड्राइंग या फिर मैप्स वगैरह आते हैं उसके अंदर। लिसन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन में ही ग्रुप इंटरेक्शन होगी, है ना। मैं वही कह रहा हूँ, ये चीज़ें ना बहुत बेसिक है, इसमें ऐसा कोई सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो तो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से उठाया कहाँ से नहीं, डिपेंडिंग ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है रिलेटेड टू टॉपिक। आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ये मैंने आपको पिछली जो 2 क्लास हुई शिफ्ट की, उसमें यही बताया था मैंने आपको, है ना। बाकी पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है ना।
एक और सवाल आपने एसी शिफ्ट में आ रखा है ना, वो ये वाला जो आया था, कौन सा, लिसन एंड ड्रॉ, ये वाला लिसन एंड लेबल वाला, ड्राइंग्स और मैप ड्राइंग्स वाला, डायग्राम्स वाला, पिछली शिफ्ट में था। शिफ्ट कौन सी शिफ्ट थी वो, शिफ्ट 2। ठीक है, और ये यहाँ से उठा रखा है, लिसन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन इन पेयर और ग्रुप। बेसिकली ये बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये यहीं से उठा रखा है क्वेश्चन। तो इसमें ऐसे कोई सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बेस्ड ऑन ये अंडरस्टैंडिंग आप आराम से कर सकते थे इस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट नहीं है? सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, स्टैटिक इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट। तो बताओ इनमें से कौन सा, निम्नलिखित से कौन सा पर्यावरण के पहलू से नहीं है? सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, स्थैतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। अब पॉइंट इज कि जो ये टेक्स्ट बुक है, इस पे मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चों ने इसका उत्तर गलत दिया है। सिर्फ 39% बच्चों का सही उत्तर दिया, मतलब काफी सारे नहीं, कुछ बच्चों ने इसका उत्तर गलत दिया है। तो बेसिकली हमने एनवायरनमेंट में 3 एनवायरनमेंट पढ़े हैं, जो कि हमारी एनवायरमेंटल जो एजुकेशन की किताब है, ईवीसी किताब है 505, उसके अंदर मेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 505 ब्लॉक 1 पेज नंबर 11, 505 ब्लॉक 1 पेज नंबर 11 ये रहा। बेसिकली तीन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड एनवायरनमेंट होता है, और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में सारे अब जो बायोटिक फैक्टर या फिर अबायोटिक फैक्टर जो कि हमारे आसपास मौजूद हैं, मौजूद क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, मौजूद जो मतलब भगवान ने दे रखे हैं यार, ऊपर से प्रकृति ने हमें दे रखे हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। ह्यूमन मेड जो हमने खुद बनाए, रोड, सड़क, ब्रिज, बिल्डिंग है, ये सारा मैन मेड एनवायरनमेंट है। और सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट जो इंडिविजुअल्स, फैमिली और कम्युनिटी को बना के मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यही हुआ कि ये स्टैटिक एनवायरनमेंट कुछ है ही नहीं, तो यही गलत है। आगे चलते हैं। व्हाट वुड चेकिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड ऑर्डर बी कॉल्ड एज? समझ की जांच और शब्द क्रम की समझ को क्या कहा जाएगा? ठीक है, यूजिंग वोकेबलरी प्रॉम्प्ट कार्ड टू मेक स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली क्या है, आपको ना बच्चे की क्या करना है, एक तो उसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक करनी है, कॉम्प्रिहेंशन की वो समझ कितना पा रहा है, और वो क्या वर्ड ऑर्डर या फिर जो शब्द वो कराना है वो समझ पा रहा है कि नहीं कर रहा, वो समझ पा रहा है। ठीक है, तो वोकेबलरी प्रॉम्प्ट कार्ड में उसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक नहीं होगी भाई। अगर आपको पता है कि ये किसी वोकेबलरी का मतलब पता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कॉन्टोर्स का मतलब बाउंड्री होता है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती। कॉम्प्रिहेंशन इज बेसिकली टेक्स्ट को समझना। मैचिंग पिक्चर्स विद स्पीच बबल्स, चेक कर लेते हैं भाई, हो सकता है। रीडिंग वर्ड्स एंड रीअरेंजिंग देम टू मेक सेंटेंसेस, वेरीफाइंग द रिटन सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, इसमें तो भाई वेरीफाइंग रिटन स्टेटमेंट्स इसमें कुछ होना नहीं है उसका, ये तो कट ही गया पहले ही। उसके बाद रीडिंग वर्ड्स एंड रीअरेंजिंग देम टू मेक सेंटेंसेस, मैचिंग पिक्चर्स विद स्पीच बबल्स। बताओ, अब इसमें दो में आप शायद फंस चुकी हूँ, बाकी मैं आपको उसका सोर्स दिखाता हूँ, 2 सेकंड रुकना। 165 पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, अंडरस्टैंडिंग के विषय में आराम से कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी करवा भी चुका, आपको पता है ये वाली, ये देखो ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो इसी में लिखा हुआ है रीडिंग वर्ड्स एंड रीअरेंजिंग देम टू मेक सेंटेंसेस क्या है, अ यूजफुल वे ऑफ चेकिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑर्डर। तो यही बेस्ट इसका तरीका है। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत किसी को किसी भी चीज की दुख दुविधा? ठीक है, और ये मैचिंग पिक्चर्स टू स्पीच बबल्स की तो एक अलग ही एक्टिविटी टाइप होगी, समझ रहे हो? ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आसान था, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग आप आराम से कर सकते थे, इसमें ऐसा कुछ था नहीं अलग कि जो आपको ना आए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सर्टन बेसिक प्रिंसिपल टू बी डिसाइडेड with children to ensure an inclusive learning environment? inclusive learning environment आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, समावेशी शिक्षण वातावरण का आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? पहला, children should not raise their voice or shout। तो ठीक है भाई, इंक्लूसिव क्लासरूम में, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं आंसर तो बाद में बताऊंगा। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू स्पीक इन देयर टर्न एंड लिसन टू ईच अदर, बच्चों को अपनी बारी में बोलने तथा एक दूसरे को सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें हर तरीके का बच्चा मिलेगा और आपको हर तरीके के बच्चे की वैल्यू करनी है। पहला सवाल है, चिल्ड्रन शुड नॉट रेज देयर वॉइस
और शाउट। यहाँ पे वो आवाज उठाने वाली बात नहीं करी, अपने हक की आवाज उठाने वाली। यहाँ पे बात करी गई है शुड नॉट रेज देयर आवाज की, वॉइस की पिच के बारे में बात करी, कहीं चिल्लाने ना लग जाए, उसकी बात करी है। वो बात नहीं करेगी कि भाई बच्चों को अपनी हक की आवाज नहीं उठानी, वो बात नहीं है। यहाँ पे रेज देयर वॉइस मतलब वॉइस की इन लाउडनेस आवाज नहीं उठानी या फिर शाउट नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहां पे काफी सारे बच्चे मिल सकते हैं अलग तरह के, जिनको शायद आवाज से दिक्कत होती है फिर और किसी चीज से दिक्कत हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू स्पीक इन देयर टर्न एंड लिसन टू ईच अदर। बिल्कुल ठीक बात है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और तभी बोलना चाहिए। तो पूछा हुआ है कौन कौन से ठीक है, तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। अब पॉइंट इज, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 इस पे ये हमारे महारथी साहब ने गलत दिया हुआ है टेक्स्ट बुक ने। इधर सिर्फ दिया हुआ है ओनली 2, क्योंकि शायद ये समझ गई चिल्ड्रन शुड नॉट रेज देयर वॉइस की बच्चों को अपनी हक की आवाज, उसकी रिलेशन शायद समझ गई और उन्होंने शायद उत्तर दे दिया। बाकी ऑफिशियल आंसर की में भी इसका उत्तर 1 और 2 है। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज 1 कॉल्ड इन प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन, तो द कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन बिफोर ड्यूरिंग या आफ्टर। तो 3 ही स्टेज होती हैं, पहली होती है बिफोर, दूसरी ड्यूरिंग और तीसरी आफ्टर। तो बिफोर ही आएगी इसका। इससे आसान उत्तर क्या हो सकता है? कोई हो सकता है इससे आसान उत्तर? बाकी अगर आपको दिखाना चाहो तो भाई देख लो, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52, ये रहा कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल। पहली स्टेज बिफोर कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन, दूसरी स्टेज द कंप्यूटर, सॉरी जो सेकंड स्टेज है वो ड्यूरिंग नहीं है, द है, इसका ध्यान रखना। द कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन, और थर्ड इज आफ्टर द सेशन। समझ गए? तो इस चीज़ का भाई थोड़ा सा ध्यान रखना आप। एक बार मैं दिखा दूँ, मैंने शायद थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। पहला बिफोर है, दूसरा है ये द कंप्यूटर टैबलेट सेशन, और तीसरा है आफ्टर। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख पा रहे हो। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं किसी को। मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ये तो सबने उत्तर दे दिया होगा यार। देखो यार स्टेज 1 है, अब स्टेज 1 पे भी आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सी है कौन सी नहीं, सिर्फ 21% बच्चों ने सही उत्तर दिया। ठीक है जी, चलो जी आगे करते हैं। Which of the following activities can be used by the teacher to make the class more interesting while teaching EVS? EVS पढ़ाते समय कक्षा को अधिक दिलचस्प बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है? तो पहला है टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक अ टेबल अबाउट हु वर्क इन देयर होम, कि भाई एक टेबल बनाओ कि आपके घर में कौन कौन काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट है टीचर कैन आस्क स्टूडेंट्स टू गो फॉर बर्ड वॉचिंग, बेसिकली फील्ड ट्रिप करवा सकता है और उसके बाद बोल देगा भाई चलो जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो लिखो। हो सकता है, पक्का नहीं अभी। टीचर कैन आस्क स्टूडेंट्स टू कॉपी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम देयर बुक्स। तो यहाँ पे बात करिए एक्टिविटीज कौन सी करवा सकता है, तो ये तो कुछ है नहीं, तो नकली काम करवाया इसने। तो पहला ठीक है, अच्छी एक्टिविटी है, एक टेबल बनाना है जिसमें बच्चों को बताना कि भाई उनके घर में कौन कौन काम करता है। और दूसरा है कि फील्ड ट्रिप ले जाओ और वहाँ अलग टाइप की बर्ड्स दिखा दो और फिर उसके ऑब्जर्वेशन आप लिखवा लो। तो ठीक है, बोथ 1 और 2 सबने इसका उत्तर कर दिया होगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। अच्छा नहीं, आसान क्वेश्चन है। Which of the following recommendations has implications for content of pre-service and in-service teacher एजुकेशन प्रोग्राम? निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशों में पूर्व सेवा तथा सेवा में शिक्षा कार्यक्रमों की विषय वस्तु के लिए निहितार्थ है? पहला है कि ऑल टीचिंग टीचर्स हैव अ बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, की सभी टीचर्स के पास एक बेसिक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में। दूसरा है ऑल टीचर्स शुड हैव द स्किल टू टीच इंग्लिश अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस एंड लेवल, कि सभी शिक्षक को उनकी स्थिति और स्तर के हिसाब से इंग्लिश पढ़ानी आनी चाहिए। पहली बात, इस चीज को आप इन कंटेक्स्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन देखोगे तो एज अ टीचर आप मदर टीचर कंसेप्ट फॉलो होता है दिल्ली के स्कूल्स में, काफी सारे स्कूल्स में, काफी सारे स्कूल्स में पीरियड सिस्टम होता है, बट मैक्सिमम मदर टीचर कॉन्सेप्ट। तो आपको एक ही क्लास में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या? यू शुड हैव अ बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और आपको इंग्लिश पढ़ानी भी आनी चाहिए। प्लस ये ना हर टीचर की बात करी गई है 1st to 12th की, सिर्फ प्राइमरी टीचर्स की कंटेक्स्ट नहीं दिया हुआ, क्योंकि जहां से ये चीज उठाई गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको ये पीडीएफ दिखाई थी नेशनल फोकस ग्रुप ऑन इंग्लिश वाली, हो जा भाई लोड हो जा। मैंने आपको ये पीडीएफ दिखाई थी ना, ये वाली,
पोजीशन पेपर, नेशनल फोकस ग्रुप ऑन टीचिंग इंग्लिश। ये ना क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 30 पे लिखा हुआ है। तो इसमें ना इस सोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। अब हर चीज का मैं सोर्स तो निकाल दूंगा, बट अब खुद बताओ सोर्स निकाल लिया उसका फायदा क्या है? फायदा का मतलब अब जब वो क्वेश्चन आप बिना सोर्स के कर पा रहे तो ठीक है ना, करो बिना सोर्स के। रिकमेंडेशंस देखो, रिकमेंडेशंस टीचर्स, ऑल टीचर हु टीच should have a basic proficiency in English, पहला point. All teachers should have the skill to teach English in ways appropriate to their situations and level, based on their situations and levels, based on knowledge of how languages are learned. बेसिकली अपने लेवल के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। अब उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है these two recommendations have implications for content of pre-service and in-service एजुकेशन प्रोग्राम। बस वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन लिख दिया बस, समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से उठाया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ। तो इसका भी बोथ 1 और 2। अब बाकी आप सभी ने इसका उत्तर मार्क कर दिया होगा ऐसा ना, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा? बोथ 1 और 2, समझ गए? चलो आगे। थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन प्लानिंग ईवीएस कोर्सेज? इनमें से कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, या फिर कौन सी चीज इनमें से महत्वपूर्ण है जब आप ईवीएस का पाठ्य योजना या फिर लेसन प्लान बना रहे हो? डिजाइनिंग एन ईवीएस स्कीम बेस्ड ऑन टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड, हिंदी पढ़ो, उन शिक्षण अधिगम विधियों और उपागमों के आधार पर ईवीएस योजना को डिजाइन करें जो शिक्षा में वास्तविक जीवन के अनुभवों को लाने में मदद करती है। बेसिकली अपने जो लेसन प्लान में उन चीजों को इंक्लूड करें, उन चीजों को इनकलकेट करें जो क्लास में बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने का ट्राई करती है, ठीक है। दूसरा, जो असेसमेंट प्लान है जो ईवीएस का है, फोकस मोर ऑन एबिलिटी ऑफ लर्नर्स टू सोशल एंड लर्निंग कंटेक्स्ट। ईवीएस के लिए मूल्यांकन की योजना को शिक्षार्थियों की क्षमता और उनके सामाजिक और अधिगम संदर्भों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बेसिकली सोसाइटल और लर्निंग कंटेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इसको, असेसमेंट को, बात ही बोली हुई है। थर्ड इज यूज सम लर्निंग मेथड्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। आप अलग लर्निंग मेथड्स या फिर लर्निंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। बाकी क्वेश्चन नंबर 170 है, ठीक है। ये ऑलरेडी वैसे ना ईवीएस वाली किताब में मेंशन्ड है, बट मैं इसको सोर्स नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत आसान चीज है, इसमें से कुछ है नहीं दिखाने वाला, है ना, फैक्चुअल टाइप। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, विच स्किल्स आर नोटिस्ड इन पिक्चर डिक्टेशन अदर देन ड्राइंग? पिक्चर डिक्टेशन में क्या होता है? पहली बात डिक्टेशन है, क्या है डिक्टेशन, और पिक्चर है। अब दो चीज होंगी उसके अंदर, देखो पिक्चर है कहीं ना कहीं उसमें ड्राइंग शामिल होगी, ड्राइंग आ गई। डिक्टेशन, डिक्टेशन में अगर कोई आपको डिक्टेशन दे तो आप क्या करोगे? क्या करोगे डिक्टेशन दे? अगर आपको अपनी मम्मी डिक्टेशन दे, बेटा चल लिख डॉग, लिख पैट, लिख कैट, लिख बैट, आप क्या करोगे? सुनोगे। तो पिक्चर डिक्टेशन में ड्राइंग होगी पिक्चर के हिसाब से, और डिक्टेशन में आप क्या करते हो? सुनते हो, तो लिसनिंग, है ना। बाकी ये जो अभी मैं टेबल आपको दिखाना चाह रहा हूँ जाऊंगा, तो ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा भी चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी फिर से मैं बात बोलना चाहूंगा भाई, कुछ चीजें बहुत बेसिक है, तो उसमें एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। देखो लिसनिंग टू, ये मैंने करवा दिया ना आपको टेबल, लिसनिंग टू अ स्टोरी एंड पार्टिसिपेंट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड सीक्वेंसिंग में सिर्फ लिसनिंग है। ये पूछा है पिक्चर डिक्टेशन में क्या है? लिसनिंग एंड ड्राइंग। बिंगो में क्या है? लिसनिंग, रीडिंग पिक्चर्स और वर्ड कार्ड, सॉर्टिंग में डेवलपिंग वोकैबुलरी, एक्शन राइम में चैंटिंग, सारे बेसिक है, मैं आपको करवा चुका हूँ एक बार, है ना, ये सारे मार्क्ड है। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 172, which of the following activities can help the learner of EVS in encouraging group work and peer learning? इनमें से कौन सी चीज बच्चों को प्रोत्साहित करेगी क्या करने के लिए? सहकर्मी या फिर समूह कार्य करने में, ठीक है। पहला है प्रोजेक्ट ऑन EVS ऑन एनी थीम, टेस्ट ऑन एनी टॉपिक ऑफ EVS, स्टैम्प कलेक्शन, ग्रुप डिस्कशन ऑन EVS टॉपिक। Which of the following activities can help learners of EVS in encouraging group work and peer learning? देखो टेस्ट आप काट ही दोगे, स्टैम्प कलेक्शन भी आप काट दोगे। नाउ यू विल बी डाउन टू प्रोजेक्ट मेथड और ग्रुप डिस्कशन मेथड। अब इसमें बोला गया है इनमें से कौन सी गतिविधि हेल्प करेगी
एनकरेजिंग ग्रुप वर्क और पीयर लर्निंग। पॉइंट इज प्रोजेक्ट जो मेथड है वो कैन बी इंडिविजुअलिस्टिक एंड कैन बी इन ग्रुप। वैसे तो प्रोजेक्ट मेथड वैसे जनरली इन पेयर्स करते हैं, दो को तो देते हैं प्रोजेक्ट को ही। बाकी प्रोजेक्ट मेथड कैन बी इंडिविजुअलिस्टिक और कैन बी इन ग्रुप। कहने का मतलब कि प्रोजेक्ट मेथड दोनों तरीके का हो सकता है, इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी। और जो ग्रुप डिस्कशन है वो हमेशा किस में होगी, ग्रुप में होगी, और उसमें ग्रुप वर्क कर सकते हो, पीयर लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, अपना ये क्वेश्चन 505 ब्लॉक 2 पेज नंबर 28। देखो कहने का मतलब ये भी है कि इसकी वजह से ये नहीं है कि प्रोजेक्ट मेथड गलत हो जाता है या फिर प्रोजेक्ट मेथड में चीजें नहीं होती हैं, बट उसके में आप देखो ना, इसमें तो पक्का है होनी है। इसमें एक इंडिविजुअलिस्टिक भी हो सकती है और दूसरी चीज भी हो सकती है, समझ पा रहे हो। बाकी होती इसमें भी है, प्रोजेक्ट मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। लिखा हुआ है ग्रुप डिस्कशन इज वन ऑफ द टेक्निक दैट फैसिलिटेट्स कोऑपरेटिव लर्निंग अमंग द चिल्ड्रन, ये बात करी गई है। ग्रुप डिस्कशन प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स डेवलपिंग एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये लास्ट पॉइंट आपको दिया ही हुआ है। स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस आर ग्रुप एक्सरसाइज यूज्ड एज अ टीचिंग स्ट्रेटजी टू इन्फ्लुएंस लर्निंग थ्रू एंगेजमेंट ऑफ पीयर ग्रुप्स। तो बेसिकली जो ऑफिशियल आंसर किया उसमें हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मैं चेक करता हूँ तो वैसे हिंदी में पूछा नहीं, इंग्लिश में पूछा गया, इंग्लिश में पूछा गया है ना। तो बस इसमें ये लिखा हुआ है कि ग्रुप वर्क और पीए ग्रुप इसमें आप कर सकते हो, और बस इसका उत्तर है ग्रुप डिस्कशन ऑन ईवीएस टॉपिक, ये आप करवा सकते हो। ठीक है, चलो जी ये क्वेश्चन देखो, विच क्राइटेरिया फॉल्स अंडर बोथ कॉग्निटिव एंड कल्चरल एस्पेक्ट, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया दोनों ही कॉग्निटिव और कल्चरल एस्पेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, ये हमने वो किया था ना, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ स्टोरी बुक, उससे क्वेश्चन है। अब उसमें मैंने क्या बताया था, 5 एस्पेक्ट होते हैं, 9 क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, अब उन 9 क्राइटेरिया से हमने क्या बताया, जो पहले के 3 क्राइटेरिया होते हैं वो कौन से, लिंग्विस्टिक होते हैं, और जो आखिरी के 6 कौन से होते हैं, कल्चरल होते हैं। ठीक है, आखिरी कल्चरल में आखिरी में एक था कंटेंट या फिर सब्जेक्ट मैटर टाइप आखिरी में, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में था, कल्चरल में। उसके अलावा ऊपर वाले 3 जो कि सोशल में थे, मैं माइंड में बना रखा है, ऊपर वाले 3 जो कि सोशल में थे, ऊपर वाले 3 सोशल में कौन कौन से आएंगे, ग्लोबल इश्यूज आएगा और मोटिवेशन आएगा, और एक चीज और था, कौन सी चीज थी, रिलेटेड टू सोशली था, है ना। और अगर उसमें हम एक और जोड़ देंगे एजुकेशन, कुछ पोटेंशियल जोड़ देंगे तो कॉग्निटिव बन जाएगा, ये बात है। अगर उस चीज में हम एक चीज और जोड़ देंगे जो कि इलस्ट्रेशन लेआउट है, तो वो बन जाएगा आपका साइकोलॉजिकल, और ऊपर वाले 2 अलग से बच गई उसमें, है ना। तो ये चीज है। ठीक है, तो पूछा है विच क्राइटेरिया फॉल्स अंडर बोथ कॉग्निटिव एंड कल्चरल एस्पेक्ट। तो मैंने बताया ना, कल्चरल के अंदर, कल्चरल में 3 तो आती है, अगर उसमें एक और जोड़ दिया तो वो कॉग्निटिव बन जाएगा। तो पूछा हुआ है कौन सा इनमें से आता है, इलस्ट्रेशन लेआउट तो भाई उसके अंदर आएगा, साइकोलॉजिकल के अंदर, एजुकेशनल पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव के अंदर आएगा, कंटेंट सब्जेक्ट मैटर ये आएगा कल्चरल में, जो कि लास्ट पॉइंट था। तो लेवल, लेवल ही बचा, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में सही है क्या, कौन से मापदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं के अंतर्गत आते हैं। कल्चरल पूछा, अच्छा कल्चरल पूछा और कॉग्निटिव, तो ये सोशल की बात चल रही, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। तो कॉग्निटिव और कल्चरल दोनों के अंदर कौन सा आएगा, एजुकेशनल पोटेंशियल, क्योंकि आखिरी के 6 आएंगे ना उसमें कल्चरल में, तो इसमें आ जाएगा लेवल, उसमें आएगा लिटरेरी, सॉरी साइकोलॉजिकल में भी और लिटरेरी में भी, समझ गए। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाली पीडीएफ में, पेज नंबर 21, तो शुरू के लेवल, लिटरेरी और कंटेंट सब्जेक्ट मैटर किस में, लिंग्विस्टिक में आएंगे, जो शुरू के 3 है। आखिरी के जो 6 हैं, जो आखिरी के 6, इसको ऐसे याद रख लो, आखिरी के जो 6 हैं वो आएंगे कल्चरल में। हमसे क्वेश्चन में पूछा ये हुआ है कि कल्चरल में और कोग्निटिव में कौन कौन सा एक कॉमन आता है। ठीक है, कल्चरल में आखिरी के 6 आएंगे, सोशल में ग्लोबल इश्यूज, वैल्यूज और मोटिवेशन, जो मुझे याद नहीं आ रहा था वैल्यूज था। अगर इस सोशल में अगर मैं एक और जोड़ दूं एजुकेशनल पोटेंशियल, तो कॉग्निटिव बन जाएगा। हमसे पूछा है इस कल्चरल में और इस कॉग्निटिव में कौन सी चीज है जो आती है, तो भाई एजुकेशनल पोटेंशियल, मोटिवेशन, वैल्यूज और ग्लोबल इश्यूज ये कॉग्निटिव में आती है, कल्चरल में आती हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ ऑप्शंस में, इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है एजुकेशनल पोटेंशियल, ये दिया हुआ एजुकेशनल पोटेंशियल। इलस्ट्रेशन लेआउट अगर आपको पता हो तो बिल्कुल ऊपर आती है, ये रही साइकोलॉजिकल के अंदर इलस्ट्रेशन लेआउट, लेवल भी ऊपर ही है, और जो एक मैटर दिया हुआ है वो यहाँ का दिया हुआ है, लैंग्वेज और कंटेंट, जो ये दिया हुआ है, कहाँ गया,
लैंग्वेज और कंटेंट है, ये सब कंटेंट या फिर सब्जेक्ट मैटर हिंदी में था, इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इसलिए दिक्कत हो रही है। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। वाई इज राइटिंग प्रोसेस कंसिडर्ड एज गुड थिंग, क्यों मानी जाती है? कई बच्चे लेखन के कौशल में महारत हासिल करने के लिए लंबा समय लेते हैं। यह अधिगम प्रक्रिया में एक और भौतिक आयाम जोड़ता है। एक विदेशी भाषा में लिखना अक्सर त्रुटियों सही करने से जुड़ा होता है। कोई हाव भाव की भाषा बॉडी लैंग्वेज का समान उपयोग नहीं कर सकता। तो इससे होता क्या, सारे नकली ऑप्शन दे रखे हैं, हद नकली ऑप्शन। तो ये क्या करता है, हमारी जो लर्निंग प्रोसेस में एक डायमेंशन और जुड़ता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो हमारे लिए बेसिकली स्किलफुलनेस हमारी बढ़ जाती है, कहने का मतलब ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। Which of the following statement can be considered as a strength of EVS? The content of EVS are organized thematically, बिल्कुल ठीक बात है। Content of EVS are not drawn from children's own environment, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, उसको नेगेटिव बना दिया गया। तो भाई ईवीएस के जो कंटेंट है वो चिल्ड्रंस के एनवायरनमेंट से भी ड्रॉ किए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, मतलब गलत दिया हुआ है। प्रोवाइड स्कोप फॉर चिल्ड्रंस एक्सप्रेशन, ओरल, राइटिंग एंड अदर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी, तीसरा भी ठीक है, दूसरा गलत है। तो बोथ 1 एंड 3 इसका उत्तर है। अगर आप देख पाओ ना, जो पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर जो 13 था, अगर आप देख पाओ सिर्फ 11% बच्चों ने उत्तर इसका सही दिया है, जिसका है एजुकेशनल पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो हमने कर ही लिया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एरिक्सन थ्योरी बीइंग अ स्टेज थ्योरी? क्या क्या रीजंस है? द स्टेज रेफर्स टू क्वालिटेटिव डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स, बेसिकली जो स्टेजेस थी उसकी वो क्वालिटेटिव एक दूसरे से अलग थी, बिल्कुल ठीक थी भाई, अलग थी। दे डिस्क्राइब जर्नल इश्यूज, जर्नल इश्यूज का मतलब ये है, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो एरिक एरिक्सन साहब की थ्योरी थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इन्फ्लुएंस दी सिगमंड फ्रूड साहब की वो सेक्सुअल साइकोसेक्सुअल थ्योरी से थी। अब उन भाई साहब ने सारी बात ही ये अपने अंगों पे कर रखी थी, भाई जेनिटल को छेड़ेगा, ये करेगा, है ना, पॉटी ट्रेनिंग करेगा, और वो बॉलिंग करेगा, बॉलिंग मतलब अपने, समझ पा रहे हो, वो सारी चीजें, लिटेंसी स्टेज होगी, अपने टूवर्ड्स अपोजिट पेरेंट्स की तरफ भावनाएं बढ़ेंगी, वो चीजें, है ना, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो चीजें उसने बताई थी। तो उनका सारा काम ही उन तुच्ची मुच्ची चीजों में था, सेक्सुअल चीजों में। अब इन्होंने जर्नल इश्यूज बताए, जो कि एज एन पर्सन सबको आ जाएंगे, आएंगे वो भी, बट ये जर्नल इश्यूज थे, लाइक जो आप देख भी पाओ, ऑब्जर्व भी कर पाओ, वैसी चीजें। थर्ड इज द स्टेज अनफोल्ड इन इनवेरिएंट सीक्वेंस। इनवेरिएंट सीक्वेंस मतलब पहले स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, बिल्कुल ठीक बात है भाई। बच्चा जैसे बच्चा बड़ा होता रहेगा, उनको उन स्टेज से कहीं ना कहीं होकर जाना पड़ेगा, तो इसका तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दिक्कत है तो आपको समझाता हूँ। पेज नंबर 310, पेज नंबर 310, ये वही वाली जहां से हमने वॉटसन किया, जहां से हमने ये, जहां से मैंने आपको ये बताया था, मॉडलिंग वाली चीज बताई थी, और जहां से मैंने आपको क्लासिकल कंडीशनिंग वाली, ये स्किनर साहब की चीज बताई थी, शेपिंग वाली। ये रहा, व्हाई एरिक्सन्स थ्योरी इज अ स्टेज थ्योरी, क्यों है? पियाजे एंड कोहलबर्ग बिलीव दैट कॉग्निटिव स्टेजेस शुड मीट सेवरल क्राइटेरिया। इन्होंने बोला कि जो कॉग्निटिव स्टेजेस हैं उनको उनको कुछ क्राइटेरिया मीट करने पड़ेंगे, कि अगर उनको स्टेज थ्योरी खुद को बोलना है कि भाई हमारी जो थ्योरी स्टेज थ्योरी है, तो उनको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे कॉग्निटिव थ्योरी को। बट क्योंकि जो एरिक्सन साहब की कहीं ना कहीं जो थ्योरी थी ज्यादातर इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, पर तब भी ये वो जो कॉग्निटिव थ्योरीज के या फिर कॉग्निटिव थ्योरीज की जो स्टेज क्राइटेरिया थे उनको भी फॉलो कर रही थी। ठीक है, कौन कौन से क्राइटेरिया थे? डिस्क्राइब क्वालिटेटिव डिफरेंट बिहेवियर्स, बेसिकली स्टेज 1 स्टेज 2 से, स्टेज 2 स्टेज 3 से क्वालिटेटिवली डिफरेंट थी, बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्योंकि आप देख रहे हो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसके बाद और कहीं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आ गई, उसके बाद और कहीं स्टेज आप मान लो ईगो इंटीग्रेटिव डिसअपियर, मतलब कि हर दूसरी स्टेज एक दूसरे से क्या थी, अलग अलग क्वालिटेटिव डिफरेंट थी। दूसरा, रेफर्स टू जनरल इश्यूज, जनरल इश्यूज में उसने ये बात करी कि वो इन सब चीजों में नहीं घुसा हुआ था, सेक्सुअल काइंड ऑफ चीजों में, जो कि जिनका बहुत फोकस फ्रूड साहब पे था। अनफोल्ड इन इनवेरिएंट सीक्वेंस, मतलब कि आप ये इसी सीक्वेंस में चलेंगे, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, ऐसा नहीं है कि आप सीधा स्टेज 3 पहुंच जाओ, सीधा स्टेज 4 पे पहुंच जाओ, सीधा स्टेज 9 पे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, स्टेज 1 से होके आपको जाना पड़ेगा। और आर कल्चरली यूनिवर्सल, आप चाहे इंडिया के हो, चाहे भूटान के, चाहे नेपाल के, चाहे बांग्लादेश के, चाहे अमेरिका के, चाहे ऑस्ट्रेलिया के, आप
के लिए सारी चीजें सेम रहेंगी। पॉइंट इज क्लियर? तो ये 4 चीजें थी, इसमें ऐसा कुछ लिखने का नहीं है, सब कुछ बहुत बेसिक है। हाँ, तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था, डिस्क्राइब जनरल इश्यूज, क्योंकि जो एरिक्सन साहब की थ्योरी थी वो फ्रूड साहब से कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलेटेड थी, और उनका सारा ध्यान बॉडी जोन्स पे था कि ओरल स्टेज में बच्चा ये काम कर देगा, ये काम कर देगा। जबकि जो आपके एरिक्सन साहब थे, इनका जो मेन टास्क था वो जर्नल टास्क पे जर्नली था। जर्नली का मतलब, सिमिलरली एट ईच स्टेज एरिक्सन ट्राइड टू आइसोलेट द मोस्ट जनरल इश्यूज फेस्ड बाय इंडिविजुअल। इधर सबसे ज्यादा मोस्ट जनरल इश्यूज की बात करी गई है जो बच्चों को दिक्कत आई है, क्योंकि वरना आज तक तो हमने देखा नहीं, हमने कब जेनेटियल के साथ वो कर लिया जो उसने भाई साहब ने बताया था। समझ पा रहे हो? बस वही इनवेरेंट सीक्वेंस है, और लास्ट में यूनिवर्सलिटी है। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये 3 तो है बेसिकली, 4 रीजंस थे, 3 ये लिख दिए और चौथा मैंने आपको बता ही दिया। डैश इज यूजफुल फॉर वर्किंग ऑन एंड डिस्प्लेइंग फ्लैनल ग्राफ। तो इनमें से कौन से फ्लैनल ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट है? फ्लैनल ग्राफ पर कार्य करने के लिए तथा प्रदर्शित करने के लिए क्या उपयोगी होता है? इंग्लिश कॉर्नर, वर्ड कार्ड, कार्डबोर्ड बॉक्स और बोर्ड गेम। फ्लैनल ग्राफ आपने देखा है, एक बोर्ड होता है जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, अगर आपने स्कूल में देखा हो, जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। अगर इसमें फोटो दिखती है तो आपको दिखाता हूँ, 2 सेकंड रुकना। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, स्कूल टू स्कूल, ये ब्लू हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बट ऐसे फिक्स भी नहीं है कि भाई हाँ यही होगा, बट मैं थोड़ा एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए आपको बताया था। जैसे यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, समझ रहे हो? तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन सिचुएशन ये चेंज हो सकता है, ब्लू भी ग्रीन भी। अब इस पे देखो, आप क्या देख रहे हो, क्या चिपकाए हुए हैं? फोटोज चिपकाई हुई, यहाँ पे फोटोज चिपकाई हुई है, यहाँ पे फोटो चिपकाई हुई है, यहाँ पे फोटो चिपकाई हुई है ना? कहने का मतलब हर जगह आप देख पा रहे हो फोटोज ही चिपकाई हुई है फ्लैनल ग्राफ पे। अब ध्यान से देखना, इंग्लिश कॉर्नर बना सकते हो उसको? नहीं। कार्डबोर्ड बॉक्स क्या कुछ मतलब बैठ रहा है? नहीं। बोर्ड गेम क्या बनाओगे इसका? कुछ बोर्ड पे कौन सी गेम बनाओगे? कोई है उसका मतलब बोर्ड गेम? नहीं। वर्ड कार्ड पता है क्या होता है? वर्ड कार्ड ये होता है, यहाँ पे लिख देंगे एप्पल और यहाँ बना देंगे एप्पल की फोटो, ये होता है वर्ड कार्ड। तो हम ये पेस्ट कर सकते हैं ताकि बच्चे इनको देखते रहे और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। देखो वर्ड कार्ड ये होता है, देख रहे हैं? बाथरूम है तो बाथरूम की फोटो, बाथ है तो बाथ, मैट है तो मैट, हैंड टॉवल तो हैंड टॉवल, तो यही लगा सकते हैं। बाकी तो मतलब प्रिसाइज ऑप्शन तो ये रहेगा, बाकी तो इंग्लिश कॉर्नर क्या, कार्डबोर्ड बॉक्स, बोर्ड गेम, समझ पा रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, ये हमने पिछली शिफ्ट में कंप्लीट कर लिया था। प्लानिंग, लर्निंग, हाइपोथेसाइजिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 45 इसी किताब का है, ब्रिटिश काउंसिल की, पेज नंबर 45 ये लो, जिसे हमने मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज प्लस सोशो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज पढ़ी थी। तो प्लानिंग, लर्निंग है, हाइपोथेसाइजिंग है, इनको आप बस पॉइंट्स को लिख लो। कंपेयरिंग है, सेल्फ क्वेश्चनिंग है, सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ करेक्शन है, रिव्यूइंग है और सिलेक्टिंग एक्टिविटीज है। ये सारी की सारी मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज है। ये सारी की सारी कौन सी है? मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। तो इसके अंदर आप देखो प्लानिंग लर्निंग भी आई है, हाइपोथेसाइजिंग भी आई है, तो ये 2 है ही, बाकी में जो एक्स्ट्रा है वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स कैन बी इग्नोर्ड, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब जो कि बेकार है, ये बताना है। मेक चिल्ड्रन सिट ऑन फ्लोर वाइल रीडिंग द स्टोरी टू देम, बच्चों को कहानी पढ़ते हुए फर्श पर बैठाएं। मेक कमेंट्स अबाउट इलिस्ट्रेशन एंड पॉइंट देम टू फोकस पीपल्स अटेंशन, चित्र के बारे में टिप्पणी करें और उन्हें विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए इंगित करें। यूज जेस्चर्स, माइम एंड फेशियल एक्सप्रेशन, माइम मतलब बिना बोले थ्रू बॉडीली एक्शंस आप कुछ दिखा सकते हो। इशारों, माइम और चेहरे के भावों का उपयोग करें। बीइंग बिगिन विद शॉर्ट सेशंस एंड डू नॉट डिमांड टू मच फ्रॉम देम, छोटे सत्रों से शुरू करें जो उनको उनसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे। तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये पॉजिटिव पॉइंट ऐसे कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और शॉर्ट सेशन का मतलब ये है स्टार्टिंग में उनको एक शॉर्ट क्रिस्प इंट्रोडक्शन दे दो, या फिर अगर कहानी बहुत लंबी है तो छोटी आप कर सकते हो और अगली कहानी थोड़ी थोड़ी बात देर बाद कर देना। पर ये पॉइंट इज नॉट गुड कि बच्चों को कहानी सुनाते टाइम फ्लोर पर बिठा देना। ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स डज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल कंटेंट कैन बी यूज्ड एज एड व्हाइल रीडिंग व्हेन मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन शीट। तो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन शीट में सारी चीजें करवाई थी, है ना? तो उन ऑब्जर्वेशन शीट में ही बोला हुआ है कि अर्थ के सहायता के रूप में ऑडियो और विजुअल सुराग का उपयोग किसमें शामिल है? स्पीकिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में और राइटिंग में। हमने इसमें क्या देखा था कि जो 2 चीजें हैं, एक तो लिसनिंग और एक रीडिंग, ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज है, ऑलमोस्ट उनमें सब कुछ सेम चीज थी। तो लिसनिंग में ही हम ऑडियो विजुअल कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी
इसको काट दिया मैंने, रीडिंग में कर दिया ना। रीडिंग में हम कंटेक्चुअल एड का इस्तेमाल करेंगे और लिसनिंग में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का। ये पॉइंट मैंने आपको उस क्लास में कवर भी कर दिया था। कैसे कवर कर दिया था, एक बार आपको दिखाता हूँ, 2 सेकंड रुकना। उसी किताब में ही है, पेज नंबर 31। अगर आपने वो क्लास देखी हो ना, तो यू नो वेरी वेल मैंने क्या इंगित किया था, वो क्या दर्शाया था। तो लिसनिंग में ही दिखाया था स्लो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग व्हेन अ स्टोरी इज रेड। तो इसमें देखो, इन्फर मीनिंग, प्रिडिक्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट, यूज ऑडियो विजुअल क्लूज एज एड टू मीनिंग। और मैंने क्या डिफरेंस बताया था भाई, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे क्या है, यूज कंटेक्चुअल क्लूज। समझ पा रहे हो? तो बस यही तो पूछा हुआ है, किसके अंदर हम ऑडियो विजुअल क्लूज का इस्तेमाल करते हैं मीनिंग को बनाने के लिए। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन शीट की कौन सी स्किल है, लिसनिंग की। अगर पूछ ले यूज कंटेक्चुअल क्लूज एज अ मेड एड टू मीनिंग, रीडिंग की। समझ पा रहे हो? रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन कंटेक्स्ट, और ये भी सेम है, रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन कंटेक्स्ट। तो जो सेम हो तो पहली बात पूछेगा नहीं। समझ गए? रीड राइटिंग का मैंने आपको बता दिया था, तो एक बार आपने वो क्लास में जो कंटेंट है वो लिखा ना, एक बार लिख लेना। पॉइंट इज क्लियर, बाकी तो सब कुछ सेम ही है इसमें। अगर पॉज करो एक बार लिख लो, लिसनिंग का लिख लो सारे, आसान है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। स्पीकिंग का लिख लो, अब लिख लो रीडिंग का, और अब लिख लो राइटिंग का। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिसनिंग। समझ गए? अब इसमें भी आप देख पा रहे हो लास्ट में सिर्फ 17% बच्चों ने सही उत्तर दिया। पॉइंट इज क्लियर। बस नाउ वी आर लेफ्ट विद डिसिप्लिन 5, जिसके अंदर मेनली हमें 500 और 510 करनी है। ये हम करते हैं कल की क्लास में कंप्लीट। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को होप्स क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।